हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा 19th 11th में। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी को, और जो हमारा चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर की जितनी भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आज की क्लास में हम उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे भाई लिंक को शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर दें। और इसके साथ साथ बेटा मैं आपसे बता दूं कि चैप्टर 1 की जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है, उस चैप्टर की सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जिनके बहुत ज़्यादा आने की चांसेस वो मैं करवा चुकी हूँ, तो आप सभी बच्चे उस क्लास को देख लेना। ठीक है, चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत देरी ना करते हुए। बेटा बहुत कम टाइम में, तो आपको मेरे साथ साथ आपको आंसर बताते हुए चलने हैं। ठीक है, और कम टाइम में हम ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा बात नहीं करना। बहुत ज्यादा टाइम 20 मिनट लूंगी, इससे ज्यादा नहीं लूंगी। तो 20 मिनट आपको शांतिपूर्वक धैर्य बना के क्लास में देखने हैं। ठीक है, चलो बेटा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बेटा यहाँ पे अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, डिंब वाहिनी नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा भाग है जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो बेटा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो शुक्रवाहिका है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जो शुक्रवाहिका होती हैं वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी इनमें आपका अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी जो है ये मादा जनन तंत्र का क्या होती है, भाग होती है। इतना याद में रखना। ठीक है, अगला, मनुष्य का वृषण देह गुहा के बाहर होता है क्योंकि। देखो ये जो मनुष्य का वृषण है ना, ये जो मेल में ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस है, ये वृषण कोष मनुष्य का वृषण देह गुहा से बाहर स्थित होता है क्योंकि उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम रहे, देह गुहा में स्थान की कमी है, मैथुन में सुगमता होती है और उपयुक्त में से सभी। तो बताइए कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर बताइए बेटा, सेकेंड का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या होगा, कोई मनुष्य का जो वृषण है। बेटा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कि उनका तापमान देह के आंतरिक तापमान से कम रहे। ताकि भाई हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे स्पर्म निर्माण की है ना, स्पर्म के बनने की प्रक्रिया बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस या 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे शुक्राणु निर्माण की क्रिया होगी। टेम्परेचर हाई होगा यानी बॉडी की टेम्परेचर इतना, यहाँ वृषण कोष का भी टेम्परेचर होगा, तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगला, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। एपिडिडाइमिस है, अधिवृक्क ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, अग्नाशय है। तो नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, इनमें से नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है तो एपिडिडाइमिस है, अधिवृक्क ग्रंथि है, या प्रोस्टेट ग्रंथि है, या अग्नाशय है। तो बताइए कौन सी है। बट अगर नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। क्या होता है बेटा, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। और यहाँ पे ये जो एपिडिडाइमिस है इसको हम बोलते हैं अधिवृषण कहते हैं। बेटा ये हमारा एसेसरी ऑर्गन है, नर जनन तंत्र का एसेसरी ऑर्गन है। और ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, क्योंकि ये क्या होती है भाई, ये ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, चलो अगला देखो, मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। अब बताइए मानव मादा में निषेचन की क्रिया होती है भाई, फर्टिलाइजेशन। मानव मादा में ना जो फीमेल है, ये जो फीमेल है इस फीमेल में निषेचन क्रिया होती है। कहाँ पे, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन नलिका में। तो बेटा आप सभी को पता है भाई कि जो निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन नलिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा।
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर की ये जो निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ये फैलोपियन नलिका में होगी। कहां पे होगी? फैलोपियन नलिका में। ठीक है, अगला डीएनए पाया जाता है। डीएनए, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए है, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल ये डीएनए है, तो ये डीएनए पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में, यानी साइटोप्लाज्म में। क्या पूछ रहा है? साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में या न्यूक्लियस में। बड़ा आप सभी को पता है कि जो डीएनए ही हमारा क्या है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? ये जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाएगा? ये जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है केंद्रक के अंदर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा कि केंद्रक में। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्र के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अगला परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, परागकण, बीजांड। बेटा ये देखो, ये परागकोश है। ठीक है, अगर हम इसका सेक्शन कट कर दें तो ये हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं नजर आती है। इसका सेक्शन जब हम कट करते हैं तो हमें इस प्रकार की संरचनाएं नजर आती है। तो भाई इसके अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं ना। क्या होंगे? लघु विचारोधानी, उसका क्या होगा? परिपक्वन, तो क्या हो जाएगा? परागकण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई कि परागकोश में क्या होते हैं, है ना। परागकोश यानी कि हम कहते हैं एंथर। तो एंथर में क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? परागकण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर कि परागकोश में होते हैं क्या? एंथर होते हैं। ठीक है, अगला पुष्प में कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5, 6। पुष्प में कितने भाग होते हैं या पुष्प कितने भागों से मिलकर बना होता है? बताइए, पुष्प में कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5, 6। बेटा ये हमारा पुष्प है। अगर हम एक पुष्प की संरचना की बात करें, अगर एक पुष्प की संरचना को हम देखें तो ये बेटा हमारा क्या होते हैं? ये पुष्प होते हैं। ठीक है, ये पुष्प का भाग। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं भाई? देख लो, पुष्प में भाग की बात हो रही है। इसको हम कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल कहते हैं। ये दल है, इसको हम पुमंग कहते हैं और इसको हम जयांग कहते हैं। तो आंसर क्या होगा भाई कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा कि पुष्प 4 भागों से मिलकर बना है। वो 4 भाग है बाह्य दल, दल, ठीक है, बाह्य दल है और पुमंग है, जयांग है। ठीक है, चलो आगे। खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में, स्पायरोगायरा में, ईस्ट में, मॉइस्ट में। तो खंडन विधि द्वारा भाई, खंडन है ना, फीजन द्वारा, ये जो फीजन द्वारा, खंडन विधि द्वारा, जो बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन के 2 प्रकार होते हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। तो खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा अमीबा में होता है। इसमें होगा अमीबा में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर कि किसमें होते हैं, अमीबा में होते हैं। किसमें होंगे, अमीबा में। ठीक है, अगला एड्स का कारण है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। बताइए जो एड्स होता है, एड्स होता है भाई एड्स, ये जो एड्स है तो एड्स का कारण है ये बेटा आता है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत। तो एड्स होता है जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, कवक के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा और फंजाई के द्वारा। तो बेटा आप सभी को पता है कि जो एड्स होता है, ये एड्स क्या है, एक यौन संचारित रोग है। क्या है, यौन संचारित रोग है। यानी कि ये सिर्फ यौन संचारित रोग तो है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स, संभोग क्रिया के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। इसके साथ इसके संचार के और भी माध्यम होते हैं, जैसे कोई भी बंदा एड्स से ग्रसित है, अगर वो किसी को ब्लड को डोनेट कर दिया तो भी दूसरे व्यक्ति हो सकता है। एक बंदा एड्स से ग्रसित है, जो टैटू बनते हैं उसके थ्रू भी हो सकते हैं, है ना, सुई के आदान प्रदान से हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैलने के कारण होते हैं। तो बेटा ये होते हैं विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होंगे, विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। ठीक है, अगला देव निषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृतबीजी पौधों में, केवल जलीय पौधों में। तो देव निषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृतबीजी पौधों में और केवल जलीय पौधों में। तो बताइए बच्चे, ये जो देव निषेचन यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ये डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये जो द्विव निषेचन की क्रिया होगी, ये द्विव निषेचन की क्रिया किसमें पाई जाती है, सभी जीवों में, है ना, ऑल ऑर्गेनिज्म में, या सिर्फ सभी पादप में, है ना, ऑल प्लांट्स में, या एंजियोस्पर्म में, या वल्ली जो हाइड्रोफिली प्लांट्स होते हैं उनमें। तो बेटा आप सभी को पता ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा डी कि आवृतबीजी पादप में। किसमें, आवृतबीजी पादप में, क्योंकि जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है ये सिर्फ आवृतबीजी पौधे में पाई जाती है, ना तो जिम्नोस्पर्म में, ना तो थैलोफाइटा में, ना तो टेरोफाइटा में, ना तो ब्रायोफाइटा में। अगर ये निषेचन की क्रिया सिर्फ पाई जाती है तो ये आवृतबीजी यानी कि आवृतबीजी यानी ऐसे बीज जिसमें क्या हो, बीज आवरण हो। ऐसे बीज जिनमें बीज आवरण क्या हो, प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं आवृतबीजी। ठीक है, चलो अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है, अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है। तो बताइए बेटा अंतरा अवस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है, हिस्टोन का, क्रोमैटिन धागे का, गुणसूत्रों का, आरएनए का। बड़ा सही बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना कि यहाँ पे ये जो अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है, जो न्यूक्लियस है, अंतरावस्था हो रही है और अंतरावस्था के दौरान जो केंद्रक है, इस केंद्रक में किसका जाल होता है। तो हिस्टोन का होता है, क्रोमैटिन धागे का होता है, गुणसूत्रों का होता है, आरएनए का होता है। तो बेटा आप सभी को पता है कि अंतरा अवस्था को हम कहते हैं बेटा इंटरफेज कहते हैं। और बेटा ये इंटरफेज जो है, इस इंटरफेज की दो प्रवस्थाएं, ये जो अंतरावस्था है, अंतरावस्था में ये जो अंतरावस्था आएगी इसकी 3 फेज होती है, 3 फेज। एक होती है बेटा G1 फेज, ठीक है। दूसरा होता है बेटा एस फेज और तीसरा होता है G2 फेज ना। G1 फेज में क्या होता है, जो हमारी सेल होती है, G1 फेज में सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। जो G1 फेज होगा, इस फेज में सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। एस फेज में क्या होगा, संश्लेषण होगा, है ना। और
G2 फेज में क्या होगा, जो सेल होगी हमारी डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे जो आंसर होगा कि क्रोमैटिन धागे का। तो अंतरावस्था के दौरान यानी जब इंटरफेज G1 G2 और एस फेज जो अवस्था चलती है, इनमें क्रोमैटिन धागे का होता है। तो ये केंद्रक में किसका जाल होता है, तो हमेशा बताना क्रोमैटिन धागे का। ठीक है, चलो। आवृत्तबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। आवृत्तबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। जयांग, पुमंग, बीजांड, परागनलिका। आवृत्तबीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। जयांग होते हैं, पुमंग होते हैं, बीजांड होते हैं, परागनलिका होते हैं। तो बेटा नर जनन अंग आपके क्या होते हैं, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। क्या होते हैं, एंड्रोसियम। और ये क्या है भाई, मादा जनन अंग है। ये इसका बीजांड यानी धानी होती है, और ये परागनलिका यानी कि पोलन ट्यूब होती है। ठीक है, अगला, निषेचन के बाद फल में बदलता है। निषेचन के बाद फल में बदलता है। बाह्य दल, पुंकेसर, अंडाशय, बीजांडासन। निषेचन के बाद फल में बदलता है। जब निषेचन की क्रिया हो गई, तो निषेचन की क्रिया होने के बाद बाह्य दल से फल बनता है, पुंकेसर से फल बनता है, अंडाशय से फल बनता है, या बीजांड आसन से फल बनता है। तो आप सभी बच्चे को पता है बेटा, बताओ आंसर क्या होगा। तो जिस बच्चे ने करेक्ट आंसर करेक्ट किया है, अंडाशय बिल्कुल सही है कि ओवरी से। किससे, ओवरी से होता है। किससे होगा भाई, ओवरी से। ये जो भाग है यही किस में चेंज हो जाएगा, फ्रूट में। किसमें चेंज होगा भाई, ये चेंज हो जाएगा फल में। ठीक है, ये ओवरी वाला भाग फल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। जो पराग नली है और इस पराग नली में जो नर युग्मक होती हैं, इनकी संख्या होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, या 4 होती है, बताइए कितनी होती है। पराग नली बेटा यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये स्त्री केसर का भाग है। स्त्री केसर है, ये अंडाशय भाग है, इनके अंदर ओव्यूल है ना। अब यहाँ पे निषेचन क्रिया को करना है। यहाँ पे क्या होगा, निषेचन क्रिया होनी, 1 2 3 2 और 1 2 3, और यहाँ से क्या बनती है बेटा, पराग। यहाँ पे ये परागकण आते हैं। परागकण जब आते हैं तो ये पराग नली का निर्माण करते हैं। तो इस पराग नली में क्या होते हैं, 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है। तो आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या सिलेक्ट करोगे, ऑप्शन नंबर बी। मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। मेढक में, अमीबा में, केचुआ में, या हाइड्रा में। ठीक है, बताइए कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। मेढक में, अमीबा में, केचुआ में, हाइड्रा में। बड़ा आप सभी को पता है कि बडिंग के द्वारा, किसके द्वारा, बडिंग विधि द्वारा, है ना, बडिंग मेथड के द्वारा किस में होता है, इनमें ये जो हाइड्रा होंगे, इस हाइड्रा में क्या निकलते हैं, बड। ये बड आगे चल के एक पूर्ण विकसित पौधा में चेंज हो जाता है। आंसर क्या होगा, हाइड्रा में। ठीक है, हाइड्रा में। ठीक, नेक्स्ट, परागकण किसके अंदर बनते हैं। परागकण किसके अंदर बनते हैं, बताइए। परागकण किसके अंदर बनते हैं। परागकोश के अंदर, अंडाशय के अंदर, बाह्य दलपुंज के अंदर, या दलपुंज के अंदर। तो परागकण किसके अंदर बनते हैं। ये जो परागकण बनता है ये किसके अंदर बनेगा, परागकोश के अंदर, अंडाशय के अंदर, या बाह्य दलपुंज के अंदर, या दलपुंज के अंदर। थोड़ा बताओ, फटाफट आंसर बताओ। देखो बातें नहीं करनी है, मैंने आपसे बोला है कि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे।
कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो बेटा परागकोश जो बनता, परागकण बनता है परागकोश के अंदर, यानी कि एंथर के अंदर। यानी कि ये जो संरचना है इसी संरचना में, है ना, ये जो संरचना है इसी संरचना में, यहीं पे। ठीक है, यही क्या है? पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन यानी कि परागकण। ठीक है, पोलन ग्रेन यानी कि क्या है? परागकण। ठीक है, चलो। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, इष्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिशमैनिया में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है बेटा अमीबा में, इष्ट में, या प्लाज्मोडियम में, या लिशमैनिया में। तो बेटा होता है किसमें? इष्ट में। इष्ट में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन होता है। इष्ट में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की मेथड होती है। ठीक है, अगला, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानाबाद भाई, मानाबाद ये गर्भाशय है। ये गर्भाशय है। ठीक है, ये गर्भाशय भाग है। इस गर्भाशय में, है ना, ये गर्भाशय भाग है। अब इसमें क्या है? एक भ्रूण है ना, इसके अंदर क्या है? एक भ्रूण है, ये भ्रूण है। ठीक है, अब इसकी एक झिल्ली में कवर है, और इस झिल्ली में क्या भरा हुआ? द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, तो इनमें पोषण मिलता है अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से, फैलोपियन ट्यूब से। तो बताइए किसके द्वारा पोषण मिलता है? इसको ये जो पोषण मिलेगा किसके द्वारा मिलेगा? बेटा हमेशा ध्यान देना, प्लेसेंटा के द्वारा, यानी कि अपरा के द्वारा। अपरा के द्वारा मानव भ्रूण को पोषण मिलता है। यानी 9 मंथ अगर कोई बेबी माँ के गर्भ में है, ये गर्भाशय में है, तो इस गर्भाशय में इसको जो पोषण मिलेगा वो अपरा के द्वारा मिलता है। क्योंकि अपरा कि जो अपरा होता है ये माता की रक्तवाहिनी और भ्रूण की रक्तवाहिनी के जोड़ने का कार्य करता है, और इसी अपरा के माध्यम से जो भ्रूण होगा उसको O2 भी मिलेगी, वो CO2 को बाहर भी छोड़ेगा, उसके अंदर एक्सट्रेशन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, उसके साथ साथ वो पोषण भी लेगा, है ना। जो पोषक तत्व होंगे वो ब्लड के थ्रू उस पोषक तत्व को भी लेगा। ठीक है, तो ये बताए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके इस चैप्टर यानी जीव जनन कैसे करते हैं। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी प्रकार की यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और वापस से एक बार सभी बच्चे क्लास को देख लेना एक बार, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 से 22 मिनट की क्लास है। तो जब भी समय मिले 20 से 22 मिनट वापस से निकाल के इस क्लास को दोबारा से देख लेना। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।